हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रैक्टिस का है, जीके की प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? जीके की प्रैक्टिस करेंगे। आप जितने भी राजस्थान में होने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे हमारी फर्स्ट ग्रेड है, रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड है, और संस्कृत शिक्षा विभाग में हाल ही में आई हुई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम्स है, और जहाँ पे भी राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके और जो हमारी साइकोलॉजी लगती है, उन सभी की तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। और जो भी टॉपिक आपका वीक है वो आप प्रैक्टिस के तहत देख सकते हैं कि भी कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलोई के महल किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो बिजोलोई के महल किस जिले में स्थित है? चूरू में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर जयपुर में? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कि गुलाब महल कौन से दुर्ग में स्थित है? ठीक है, तो गुलाब महल है परन दुर्ग में, पारीख दुर्ग में, कोटा दुर्ग में या फिर धानवन दुर्ग में। मतलब श्रेणी बतानी हमें गुलाब महल की। तो हमें पता है गुलाब महल कौन से दुर्ग में स्थित है। तो गुलाब महल स्थित है कोटा दुर्ग में। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल कहाँ स्थित है? राजस्थान का जो काठ का महल है वो कहाँ स्थित है? अलवर में, उदयपुर में, पुष्कर में, झालावाड़ में? तो कहाँ स्थित है ये? झालावाड़ में। ठीक है, कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बारडोली के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर में, पंचायतन में, द्रविड़ में या फिर प्रतिहार में? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है कि बारडोली के मंदिर नागर शैली में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? नागर शैली में स्थित है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? विजयगढ़ी जयगढ़ में, नागौर में, मेहरानगढ़ में या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो जयगढ़ दुर्ग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोसवर्धनगढ़ किस किले का प्राचीन नाम है? कोसवर्धनगढ़ है वो किस जिले का प्राचीन नाम है? मैगजीन का, तारागढ़ का, चुहुमागढ़ का या फिर शेरगढ़ का? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे शेरगढ़ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? जालोर का, कुंभलगढ़ का, चित्तौड़गढ़ का या फिर रणथंभौर का? तो किसका था? कुंभलगढ़ दुर्ग का था। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़ दुर्ग का। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ कि आप साथ साथ में ना क्वेश्चंस भी देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने रॉन्ग हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराजा करण सिंह ने, राव कल्याणमल ने, राव लुणकरण ने या फिर महाराजा राय सिंह ने? तो जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने करवाया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिवाना दुर्ग राव सतल देव के समय किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? शेरशाह सूरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने या फिर इब्राहिम लोदी ने? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? तीज है, गणगौर है, दीपावली है या फिर होली है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गणगौर क्या है? सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? किराड़ू बाड़मेर में, असोत्रा जालोर में, मंडोर जोधपुर में या फिर आमेर जयपुर में? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मंडोर जोधपुर में स्थित है। ठीक है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन है पद्मनाथ जैन मंदिर जो झालावाड़ में है, शीतलदेवेश्वर महादेव मंदिर जो झालावाड़ में, या फिर शांतिनाथ जैन मंदिर झालरापाटन में यानी झालावाड़ में, ये भी चंद्रभागा मंदिर झालावाड़ में? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालावाड़ में स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है। अंता 12 में, अटरू 12 में, सीतामढ़ी 12 में या फिर मांगरोल 12, मतलब 12 में है लेकिन स्थान अलग अलग दिए हुए हैं। तो कौन से स्थान पर स्थित है? तो हमें राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी 12 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिपुरी सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में किस स्थान पर स्थित है। तलवाड़ा में, घाटोल में, कुशलगढ़ में या बागोदरा में। देखो इसमें स्थान बता रखा है, यानी जिला इसने बता रखा है बांसवाड़ा में। अब बांसवाड़ा में हमें स्थान बताना है कि किस स्थान पर है। तो ये कौन सा स्थान है हमारा, तलवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जितेंद्र कुमार सोनी की किस कृति को मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो गेरी नींद को, बापू को, खोखो निहटसी को या बरखमा को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बरखमा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बीकाजी सोलंकी का पेनारमा कहाँ बनाया गया। तो साहेपुरा में, जालिपा में, देसूरी में या फिर जांडन में। तो देसूरी में बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान के किस जिले में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर बनाया जा रहा है। राजसमंद में, अजमेर में, पाली में या फिर जालोर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाली में बनाया जा रहा है। ठीक है, आप बीच बीच में देखते रहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्देशालय के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित होगा। तो इसका मुख्यालय जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर कोटा में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जोधपुर में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 15 से 20 अगस्त 2023 को श्रावण उत्सव मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, बीकानेर में, दिल्ली में, जयपुर में या फिर आगरा में। तो ये कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया। किसमें, अमृत भारत स्टेशन योजना में। 55, 50, 45 या 60। तो कितने को किया गया था, 55 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे। कहाँ पर मारे गए थे, नशीराबाद में, नीमच में, बयावर में या फिर कोटा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो कोटा में मारे गए थे मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वरमूल डेयरी का संबंध किस जिले से है। बीकानेर से, जोधपुर से, हनुमानगढ़ से या फिर जयपुर से। तो इसका वरमूल का संबंध किससे था, जोधपुर से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है। राजसमंद में, बाड़मेर में, डूंगरपुर में या फिर जोधपुर में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डूंगरपुर में स्थित है सर्वाधिक पशु घनत्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में पशु घनत्व कितना है। 220 प्रति वर्ग किलोमीटर, 150 प्रति वर्ग किलोमीटर, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 300 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए, राज्य में कितने जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ हैं। तो कितने हैं, 24 है, 33 है, 26 है या फिर हमारा क्या है, 30 है। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 है। ठीक है, सहकारी संघ है, दूध उत्पादक सहकारी संघ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में पशुधन कितना है। 7.784 लाख, 422.13 लाख, 568.01 लाख या 920 लाख। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 568.01 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके माध्यम से संधि करने का प्रयास किया था। हसन खां मेवाती, सलहदी तंवर, रायमल मेड़तिया या फिर आमेर के पृथ्वीराज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सलहदी तंवर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1583 को दंतानी का युद्ध हुआ। राजसिंह और मुगलों के मध्य, राजसिंह और मुगलों के मध्य, इब्राहिम हुसैन मिर्जा और रायसिंह के मध्य या देवड़ा सुल्तान और मुगलों के मध्य। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देवड़ा सुल्तान
और मुगलों के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने, वेलेस्ली ने, जॉन लॉर्ड्स ने या लिंगो ने? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिरोही राज्य को मुगलों के अधीन लाने का श्रेय राज्य के किस शासक को दिया जाता है? ठीक है, मान सिंह को, राज सिंह को, राय सिंह को या फिर अमर सिंह को? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये राय सिंह को दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, आपको ना ध्यान लगा कर इनका आंसर करना चाहिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत शुरू करवाकर मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किसने किया था? राज सिंह ने, जगत सिंह ने, अमर सिंह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था? जगत सिंह ने किया था भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल बादशाह जिसने बादशाह बनते ही राज सिंह को 6000 जात और 6000 सवार किया था, शाहजहां को जहांगीर ने और या फिर औरंगजेब ने या फिर अकबर ने? तो हमें पता है ये इसके बारे में थोड़ा कि जो मुगल बादशाह जिसने बादशाह बनते राज सिंह को, देखो राज सिंह किसके शासनकाल में था, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो ये औरंगजेब के शासनकाल में था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चावंड कितने वर्ष तक महाराणा प्रताप की राजधानी रहा? 8 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 12 वर्ष? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 वर्ष रहा था चावंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? चावंड में, गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में या फिर उदयपुर में? तो दिवेर की जीत के बाद उन्होंने चावंड में बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था? राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, राव राय सिंह? तो इसके अंदर क्या था? राव चंद्रसेन था जो स्वतंत्र प्रकृति का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? काबुल, बिहार, बंगाल या फिर मालवा? तो राइट ऑप्शन क्या है? बंगाल को। अगला क्वेश्चन क्या है कि आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार रहे थे? बिहार के, मालवा के, काबुल के या फिर बंगाल के? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बिहार के रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अब कि अपने अंतिम आश्रम स्थल पोखरण को भाटियों को सौंप देने के बाद राव चंद्रसेन मुगलों के किस थाने को लूटकर अपने अधीन अधिकार में लिया था? देसूरी को, सरवाड़ को, देवारी को या फिर इरिच को? तो किसको लिया था? सरवाड़ को लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय समकालीन शासकों के संबंध में असुमेलित, देखो असुमेलित युग्म की पहचान करनी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है। तो दिल्ली में इब्राहिम लोदी, गुजरात में महमूद बेगडा, मालवा में नसरुद्दीन खिलजी या सभी सुमेलित है? तो हमें यहाँ पे असुमेलित यानी असुमेलित देखना है। तो दिल्ली में इब्राहिम लोदी है ना, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भीलों की सुरक्षा हेतु भोमट दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा कहाँ करवाया गया था? उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में या फिर सिरोही में? तो भीलों की सुरक्षा हेतु भोमट दुर्ग है वो सिरोही में बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हल्दी घाटी युद्ध केस में महाराणा प्रताप की राजधानी थी गोगुंदा, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी या फिर चावंड? तो क्या थी? हल्दी घाटी युद्ध केस में कुंभलगढ़ थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन बेराट सभ्यता राजस्थान में किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो माही नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे या फिर चंबल नदी के किनारे? तो प्राचीन बेराट सभ्यता, ठीक है, तो ये हुई थी हमारी बाणगंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ मिले हैं? भरतपुर में, नलियासर में, बेराठ में या फिर हनुमानगढ़ में? तो कहाँ मिले हैं? गुप्त राजाओं के भरतपुर में मिले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्तकालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप निम्न में से कहाँ मिले हैं? महादेव जी की डूंगरी में, बीजक की पहाड़ी में, हनुमान जी की डूंगरी में या भीम जी की डूंगरी में? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बीजक की पहाड़ी में। अगला देखिए
प्रतिकारी और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए या गंदी बस्तियों के लिए। तो प्रतिकारी और अपकर्ष क्या है? प्रवास के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या प्रवर्सन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? किस देश ने अपनाई थी? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग कितनी है? 121 मिलियन, 281 मिलियन, 581 मिलियन या फिर 1281 मिलियन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 581 मिलियन। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व मापने की विधियों में से कायिक घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? कुल भूमि को, कुल बंजर भूमि को, वन क्षेत्र को या फिर कुल कृषि योग्य भूमि को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, वन क्षेत्र को। देखो आप बस अपने क्वेश्चन देखते रहो कि कितने क्वेश्चन गलत हुए कितने सही हुए, क्योंकि इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें पहले टॉपिक के बाद उसके बाद प्रैक्टिस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम महान बनते हैं, ठीक है। सन 2020 एक स्मार्ट स्टडी होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें एनालिसिस नहीं हो रहा है कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। इसके लिए ही प्रैक्टिस जरूरी होती है। यदि आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे और उस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप देखोगे कि वो कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं है, वहाँ दोबारा जाके आप क्लास लगा सकते हो, आप थियरी पढ़ सकते हो, ठीक है। इससे पता चलता है आपको कि भी हाँ ये यहाँ पे हमारा वीक पॉइंट है, तो इसको हम मजबूत बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस दी जाती है। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन आया क्वेश्चन पढ़ लिया, जो क्वेश्चन नहीं आया उस पर विचार करो कि ये क्वेश्चन मेरे को क्यों नहीं आया, ये थियरी में इसको दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला देश है? बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी या फ्रांस। तो ये कौन सा आ जाएगा? नीदरलैंड यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी? ब्राजील, बांग्लादेश, जापान, जर्मनी। मैंने यहाँ वर्ल्ड के क्वेश्चन भी डाले हैं, तो ब्राजील की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं कहलाता है? साक्षरता, मृत्यु, प्रजनता या फिर प्रवास। तो क्या है? जनसंख्या परिवर्तन का नहीं कहलाता है। कौन सा नहीं कहलाता है? साक्षरता नहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान विश्व में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है? पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो पूर्वी यूरोप है वो ऋणात्मक वृद्धि दर नहीं दर्शाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? 90%, 60%, 70% या फिर 80%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 90% करती है उत्तरी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की प्रवृत्ति, अपनी शक्तियां व सीमाओं का ज्ञान, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता या आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर। तो महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की जो प्रवृत्ति है वो अच्छे समायोजन की विशेषता में नहीं आती है, यानी नहीं का आंसर देना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा महत्वपूर्ण गलती खोजने की प्रवृत्ति हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे देखिएगा कि एक बालक जो अधिकांशतः स्कूल देर से आता है, पूर्णतः सत्यभाषी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति कौन सी? औचित्य स्थापन, शोधन, आत्मीकरण या प्रत्यावर्तन। तो औचित्य स्थापन। आगे देखिए कि व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है प्रतिगमन, शोधन, प्रक्षेपण या फिर बाधा निराकरण। तो ये सभी क्या है? ये व्यक्तिगत की क्या है? ये तीनों अप्रत्यक्ष है। बाधा निराकरण क्या है? कि प्रत्यक्ष विधि है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपित या प्रोजेक्टिव तकनीक नहीं है? इसमें क्या बताना है? नहीं वाला ऑप्शन बताना है। वाक्य पूर्ति परीक्षण, मिनेसोटा बहुस्तरीय, व्यक्तिगत अनुसूची या शब्द साचर्य परीक्षण, बालक अंतर्बोध। देखो वाक्य पूर्ति परीक्षण है ये इसी के अंदर आती है, तो ये नहीं होंगी, ये मिनेसोटा नहीं आती इसके अंदर, ये भी इसी के अंदर आती है, ये भी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बेलक ने व्यक्तिगत मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा है? 3 से 10 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 0 से 5 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। तो कितना रखा है? 3 से 10 वर्ष रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव क्या कहलाता है? फोबिया, कुंठा या फ्रस्ट्रेशन, प्रतिबल या विषाद। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे? कुंठा कहलाता है। आवश्यकता की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करना संवेगात्मक तनाव कुंठा कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व आत्मबोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? केटल व ओलपोर्ट, केटल व आइजेनक, मर्रे व मार्गन या फिर मर्रे व रोजर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मर्रे व मार्गन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के प्रकार उपागम से संबंधित नहीं है? शेल्डन, क्रेस्मर, हिपोक्रेट्स, ओलपोर्ट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इससे संबंधित नहीं है व्यक्तिगत प्रकार से। ओलपोर्ट संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। ये क्या कहलाता है? प्रतिकरण या कंपेंशन, प्रमेयीकरण, रेशनलाइजेशन, प्रतिगमन रिग्रेशन या दमन है रिप्रेशन। तो ये क्या है? रेशनलाइजेशन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, समायोजन की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, ये किसने कहा था? आइजेंक ने, शेफर ने, वुडवर्थ ने या फिर टोरेंस ने। तो ये किसने कहा था? आइजेंक ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस रक्षात्मक प्रक्रम को कभी कभी चयनात्मक विचरण की घटना भी कहा जाता है? प्रतिगमन को, विस्थापन को, दमन को या फिर क्षतिपूर्ति को। तो किसको कहा जाता है? दमन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परीक्षण अन्य परीक्षणों से भिन्न है? सेंटेस कंप्लेक्शन टेस्ट, रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। तो कौन सा परीक्षण है जो भिन्न है? वो अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व। तो ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने, वैलेंटाइन ने, डेसिल ने या वाटसन ने। ये जो हमारी डेफिनेशन है ये किसने कही थी? तो ये वाटसन ने कही थी। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाटसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तित्व निर्माण में किसे सबसे महत्वपूर्ण माना है? वातावरण को, वसानुक्रम को, वातावरण में वसानुक्रम को या फिर चेतन या मन को। तो किसे माना है? फ्रांसिस गाल्टन ने। हमें सबका नहीं बताना, हमें सिर्फ फ्रांसिस गाल्टन का बताना है। और जिसने क्या माना था? वसानुक्रम को माना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव समृद्धि और आत्म सिद्धि पर बल देते हुए मानव जीवन का आशावादी दृष्टिकोण किसने दिया था? मुर्रे ने, केरन हार्नी ने, फ्राइड ने या स्टर्न ने। तो किसने दिया था? केरन हार्नी ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व का विकास कब होता है? शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या जीवन पर्यंत। तो देखो इरिक्सन के अनुसार कब होता है? 8 अवस्थाओं में बताया था इन्होंने और वो जीवन पर्यंत तक बताया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्राइड द्वारा बताई गई विकास की अवस्थाओं में किस अवस्था में सुपर ईगो का पूर्णतः विकास हो जाता है? जनेंद्रिय जेनेंटिल का, सुप्तावस्था लेटेसी का, गुदियनल या मुख्य ओरल। तो क्या बताना है? फ्राइड विकास की अवस्थाओं में किस अवस्था में सुपर ईगो का पूर्णतः, देखो सुपर ईगो का पूर्णतः विकास हो जाता है? तो लेटेसी अवस्था यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है विक्तित्व के कोष्ठा और मैक्रे के वर्गीकरण से कौन सा एक संबंधित नहीं है? बहिर्मुखता, स्वीकार्यता, मनोविकृतता, अंतः विवेकशीलता। तो कौन सा नहीं हो जाए? मनोविकृत। देखो नहीं पूछा है तो मनोविकृतता। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओलपोर्ट के अनुसार किस शील गुण को व्यक्तित्व निर्माण की ईंटें कहा जाता है? केंद्रीय शील गुण को, गौणशील गुण को, कार्डिनल शील गुण को, मूल शील गुण को। तो केंद्रीय शील गुण इज करेक्ट ऑप्शन। किसे कहा गया? व्यक्तिगत निर्माण की ईंटें केंद्रीय शील गुण को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के 7 प्रकार किसने बताए? शेल्डन ने, आयुर्वेद ने, केनन ने या विलियम जेम्स ने। तो किसने बताए हैं? केनन ने बताए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं होते हैं? यहाँ पे हमें क्या बताना है? जो शामिल नहीं होते वो बताने, नहीं वाला।
लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं। राज्य के विधान परिषदों के सदस्य और ये नहीं होते भाई। दिल्ली और पुडुचेरी के साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं, और उत्तरी पूर्वी विधानसभाओं के सहित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि देखो बाकी सभी होते हैं, राज्य के विधान परिषदों के जो सदस्य वो शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, और हमें नहीं ही बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखना है कि गलत पूछा है। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के, देखो इसके अंदर गलत बताना है, और ये जो 61 वाला है ये सही है, महाभियोग वाला। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑप्शन सही है। सेकंड, महाभियोग का प्रस्ताव संसद या किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बात भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जा सकता है। ठीक है, ये भी। और राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए तो ये बात क्या है, रोंग है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछा क्या है, इसने गलत ही पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के पहल ब्लैक स्पेस में की जा सकती है, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में। देखो राष्ट्रपति की जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, वो हम संसद के किसी भी सदन में चला सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 52 में, 61 में, 74 में, या फिर 78 में। तो देखो महाभियोग कौन से में लगाया गया है, 61 में लगाया गया है। ठीक है, इसमें भी राष्ट्रपति है, ये नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या फिर प्रणब मुखर्जी। सर्वसम्मति से चुने गए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया ब्लैक स्पेस है, न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, या फिर कार्यकारी प्रक्रिया। तो ये क्या है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किस आधार पर नहीं की जा सकती। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, युद्ध के आधार पर, वित्तीय अस्थिरता के आधार पर, या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर। तो वित्तीय अस्थिरता के आधार पर नहीं की जा सकती, बाकी इसके पर, इस पर और इस पर, तीनों पर की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, या संसद। तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकार को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करने अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। यानी अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमा का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। मोहलत या स्थगन, दंड विराम, परिहार या विनिमय। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे परिहार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राज्य सरकार को, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। तो किसे करता है, राज्य सरकार को। राज्य मानवाधिकार के बारे में पूछा है तो राज्य सरकार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बताना, हमें असत्य बताना है। ठीक है, असत्य कथन बताना है इसके अंदर कि मार्च 2000 से यह आयोग क्रियाशील हो गया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, और इसके अंदर देखो 2000 से आयोग क्रियाशील हो गया, ये राज्य में मानवाधिकार आयोग की बात है, तो ये करेक्ट हो गया। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान अनुसार एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य रखे गए थे, ये भी करेक्ट है। वर्तमान में आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण व्यास और एकमात्र सदस्य श्री महेश जी गोयल थे। ठीक है, ये भी। और राज्य में 2 अध्यक्ष और सदस्यों का प्रावधान किया गया 2019 में किया गया, ये करेक्ट, ये रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद से हटाने संबंधी प्रावधानों के संबंध में असत्य कथन बताना है। यहाँ पर भी क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। तो आयोग का अध्यक्ष और सदस्य दिवालिया निर्णित हो, अपने पद के अलावा किसी वैतनिक रोजगार में हो, न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया जा चुका हो, या राज्यपाल की राय में नैतिक पतन वाला हो। तो देखो
असत्य कथन में क्या है, राज्यपाल की राय में नैतिक पतन वाला हो। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य मानवाधिकार आयोग को अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? 22, 12, 33 या 13? तो कितनी है? 33 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है ना, उसे राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इसे छोड़ दीजिए आप, इसके अंदर ऑप्शन है ना वो कट गए हैं सारे। और अब देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? तो नमो नारायण मीणा, आर के अकोदिया, बी एल जोशी, जस्टिस अमर सिंह गोदारा। तो इसके अंदर देखो नमो नारायण मीणा है, उनका राइट ऑप्शन है, यहाँ पे रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग में। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? एस स्टाक, जीपी पिलानिया, एल एल जोशी या फिर एच एन मीणा। तो कौन नहीं रहे हैं? जीपी पिलानिया इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, और वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और साथ में जो लास्ट ईयर एग्जामों में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी इनके अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं। ठीक है, तो लगातार वीडियो में बने रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।